विश्व विजेता इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, इंडिया की जीत के बाद एबीपी न्यूज पर वो हैं जिनको सुनने को पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान बेताब है। द ग्रेट इमरान खान। साहब, अब इस मैच के जीत के बाद हिंदुस्तान आपको और मुस्कुराकर कह रहा है कि स्वागत है आपका, लेकिन ये मैच जो हुआ इसमें जिस तरह से इंडिया की टीम ने, माफ कीजिएगा क्योंकि खुशी यहां पर इतनी ज्यादा है, हम इंडिया की टीम की पहले बात कर लेते हैं। इंडिया की टीम ने जिस तरह से बाउंस बैक किया है, अब इसको आप चैंपियन टीम कहेंगे? देखिए, पहले तो हिंदुस्तान को मैं मुबारक देता हूं। एक मुश्किल पोजीशन से, एक अंडरडॉग की पोजीशन से, अंडरडॉग इसका मतलब कि पहला मैच एक बड़ी कन्विंसिंगली न्यूजीलैंड से हारे थे, तो उसके बाद बाउंस बैक करना और कन्विंसिंगली जीतना, तो ये मुबारक के मुस्तहक हैं कैप्टन को। और मैंने जो दो आपके सामने प्लेयर्स कहे थे, विराट कोहली और कैप्टन धोनी, दोनों की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग थी। धोनी की कैप्टनसी में और विराट कोहली ने जिस तरह वो पाकिस्तान को चांस ही नहीं दी, जबकि पाकिस्तान की एक चांस थी भी, जब 3 आउट हो गए 30 स्कोर के नीचे, उसके बावजूद जो उन्होंने बैटिंग की और जिस मैच्योरिटी से और मैं क्या कहूँ, जो उनका टेम्परामेंट और जिस ईज से बैटिंग की, तो वही दो बैट्समैन, दो प्लेयर्स जिनका मुझे खतरा था, उन्होंने परफॉर्म किया। और जो पाकिस्तान के दो प्लेयर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्चुअली जो पिच थी वो स्पिनर्स के लिए थी, वो तेज बॉलर के लिए पिच थी ही नहीं, तो उनकी इतनी इफेक्टिवनेस नहीं थी। और हिंदुस्तान को ये जो जीत मिली है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान को मिली है अब, कि वो अब अपनी विकेट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी एडवांटेज होती है होम विकेट्स की, अब अपनी कंडीशंस पे वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि एक मैच हारना है और टूर्नामेंट से बाहर है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। बांग्लादेश को भी मैं ये कह चलूं कि इन विकेट्स के ऊपर बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट ना करना, क्योंकि ये स्पिनिंग विकेट्स हैं, और इसी की तरह स्पिनिंग विकेट्स हुई तो बांग्लादेश बहुत डेंजरस हो सकते हैं। उनके पास बुरे स्पिनर्स नहीं हैं। जो कल पाकिस्तान के स्पिनर्स थे, जो कल खेले थे, उनसे बेहतर बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं, और ऐसी कंडीशंस के ऊपर वो अपसेट कर सकते हैं। 2007 में हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान एक बार मिले और फिर फाइनल में मिले। इस बार उम्मीद है आपको? मुश्किल है, देखिए, क्योंकि जो दो टीमें इनके ग्रुप्स में हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों फॉर्मिडेबल टीम्स हैं। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को कभी कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। उनका जो एवरेज प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, उस दुनिया के टेस्ट टीम्स के एवरेज प्लेयर से वो बेहतर है। उनकी जो शील्ड क्रिकेट है, उसकी स्टैंडर्ड बहुत ऊंची है, तो जो भी उससे निकलता है उसकी एक स्टैंडर्ड का होता है। एक तो होते हैं ना आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, लेकिन एवरेज उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो बड़ी हाई स्टैंडर्ड का होता है, इसलिए उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। न्यूजीलैंड ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। मैं इतना कहूँगा कि मैंने इनको एक दफ़ा मार्टिन क्रो के नीचे 92 वर्ल्ड कप में, जब ये इन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और अब ये उसके बाद मैं इस स्टैंडर्ड की क्रिकेट देख रहा हूं। तो पाकिस्तान के सामने तो अब ये दो फॉर्मिडेबल टीम्स हैं, तो इसलिए उनको, और वो भी मोहाली में अब खेलेंगे, जिधर एक एडवांटेज होगी कि पाकिस्तान के जो पेस बॉलर्स हैं उनको मदद मिलेगी, क्योंकि वो ऊंचा है, वहाँ थोड़ा मौसम हेल्प करेगा सीम बॉलर्स को। लेकिन फिर भी वो जो दोनों टीमें हैं वो भी खेल सकती हैं सीम बॉलर्स को, वो तेज बॉलिंग की आदी हैं। तो बड़ा पाकिस्तान के लिए अपहिल टास्क है। हिंदुस्तान के लिए अब ऑस्ट्रेलिया का मैच की है कि अगर उसमें वो क्या करते हैं। विराट कोहली की आपने बात की, और मैच से पहले भी हमने और लगातार आपसे ये सवाल होता रहा है, विराट कोहली जैसा खेलते हैं, सचिन जैसा खेलते थे, अब इस मैच के बाद भी क्या कहेंगे आप? प्रेशर के अंडर सचिन को खेलते आपने देखा है, और प्रेशर के अंडर अब हम विराट को खेलते देख रहे हैं, कौन बेहतर है दोनों में? देखिए, विराट जो खेला है ना, जो उन्होंने बैटिंग की है, वो बहुत कम प्लेयर्स
कंसिस्टेंटली प्रेशर में ऐसा खेलते हैं, बहुत कम प्लेयर्स। मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि उमूमन बहुत स्कोर करते हैं, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो बहुत कम प्लेयर्स उस प्रेशर को सस्टेन करते हैं कंसिस्टेंटली। एक आध इनिंग्स खेल जाते हैं, तो उसमें तो विराट उस लेवल के प्लेयर बनने जा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दें, क्योंकि इनके पास तीन चीज़ें मैं आपको बताऊं। इनके पास टेक्निक, क्योंकि मैं कल स्टीव वॉ के साथ बैठ के मैच देख रहा था, तो हम दोनों इनको असेस कर रहे थे। जो इनके पास टेक्निक है वो बड़ी कॉम्पैक्ट टेक्निक है। ये चांस नहीं देते बॉलर को, जो स्ट्रोक्स भी खेलते हैं चांस भी नहीं देते। दूसरा, इनके पास टैलेंट, क्योंकि बड़ी जल्दी गेंद को देखते हैं, इनकी मूवमेंट बड़ी अच्छी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है। और तीसरा, टेम्परामेंट। और फिर टेम्परामेंट के फिर से मैं दो फैसेट्स होते हैं, एक दलेरी, वो करेज है इनमें, और दूसरा अपनी इनिंग्स को मैनेज करना। ये दोनों फैसेट्स हैं इनके पास। तो एक बड़ा कंप्लीट खिलाड़ी, एक कंप्लीट बैट्समैन, बड़े कम मैंने ऐसे बैट्समैन देखे, मैंने सुना है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं, कि न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है उनकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। एक स्मिथ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ सुनी है। लेकिन मैंने इनको देखा ज़्यादा है कोहली को, और उसमें जब तक मैं उनको असेस ना कर लूँ, इस वक्त ये एक कॉम्प्रीहेंसिव, एक हर शोबे के अंदर एक कंप्लीट बैट्समैन इस वक्त विराट कोहली हैं। 53.55 की एवरेज T20 में। खान साहब, मैं फिर सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान पहले से ये शिकायत करता रहा कि सचिन तेंदुलकर महान हैं, लेकिन जीत दिलाने में उतने कामयाब नहीं हो पाते थे। विराट कोहली न सिर्फ जीत दिलाने की पोजीशन पे ले जाते हैं, जीत दिला के दम लेते हैं, नॉट आउट रहते हैं। देखिए, अभी तक तो आप ये तो उनकी अब फिगर्स आपके सामने हैं, स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं, कि अब तक तो उनका रिकॉर्ड इस तरह इसमें प्रेशर में खेलने में सचिन से बेहतर है। लेकिन सचिन का बहुत लंबा करियर है, तो असल में तो आप असेस करेंगे जब आप इनको एक बड़े करियर के अंदर देखेंगे, एक लेंथी करियर में। अभी जो वो खेल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सब रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं जो इनकी अभी तक फॉर्म नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैंने अपनी क्रिकेट करियर में देखा कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन में करियर किसी का नहीं जाता। इसमें अप्स एंड डाउन्स आती हैं, इसमें बुरे वक्त आते हैं। एक खिलाड़ी को कई दफ़ा क्राइसिस आ जाता है, और बड़े बड़े प्लेयर्स को मैंने देखा कई दफ़ा क्राइसिस से नहीं निकलते। एक मैं बार बार मिसाल देता हूं, एक लॉरेंस रो थे हमारे ज़माने में। उन्होंने एक ही सीज़न में पहली दफ़ा एकदम 22 साल की उम्र में वो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेले, और उन्होंने दो मैचेस में, एक में 200 और 100, एक में 300, और सारों ने, दुनिया ने सोचा कि ऐसा तो कभी कोई खिलाड़ी आया ही नहीं। और आप यकीन करें कि वो 2 सालों के बाद उनका नामो निशान भी नहीं था वर्ल्ड क्रिकेट में, यानी वो खत्म, वो टीम से ही निकल गए। तो ये कोई ग्रेम हिग थे, उन्होंने, इंग्लैंड ने कानून चेंज किया उनको जिम्बाब्वे से इंग्लिश प्लेयर बनाने में, वो उनका पीरियड कम किया, तो उनका कोई, उन्होंने 100 किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो फेल हो गए। तो ये कहना कि आज जिधर है खिलाड़ी वो उधर जाएगा, आप सिर्फ आज कह सकते हैं कि आज इनमें ये खूबियां, जो सचिन तेंदुलकर को आपको ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने कितने बड़े अरसे में एक कंसिस्टेंटली, एक जो फिनोमेना उनका था, जो रन्स उन्होंने किए, तो उसमें आपको जब तक इनको एक थोड़ा स्ट्रेच नहीं देंगे, आप अभी कह नहीं सकते कि इनको दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बड़ा लंबा करियर था सचिन का। एक एनालिसिस ये आता है कि सचिन तेंदुलकर जिस तरह से इनिंग्स को बनाते थे, फिर या राहुल द्रविड़ जिस तरह से अगर प्रेशर हो तो स्ट्राइक रोटेट करते थे, या वीवीएस लक्ष्मण जिस तरह से फिनिश करना हो गेम को उस तक ले जाते थे, या धोनी फ्लरिश होता था एंड में, उन सब का कॉम्बिनेशन विराट में दिख रहा है आज की तारीख में। ये मानेंगे आप? मैंने फिर से कहा, टेक्निक फ्लॉलेस, अभी तक मुझे कोई उनमें चिंक नहीं नजर आया। मैं स्टीव वॉ और मैं दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हमें कोई टेक्निकली उनमें फॉल्ट नहीं नजर आया।
اور وہ ہم دونوں کیپٹن تھے اور ہم دیکھتے ہی بیٹسمین میں سب سے پہلے تھے کہ اس کی کون سا ٹیکنیکل ویکنس ہے اس کے اندر، اور میں ایز اے بولر تو خاص طور پہ دیکھتا تھا. آپ بولنگ کر رہے ہوتے تو کیسے آؤٹ کرتے؟ میں وہی دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو کیا بولنگ کرتا ان کو. تو ان کی ٹیکنیک اس وقت بالکل ایک آل راؤنڈ ٹیکنیک ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بیٹسمین کی کوئی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، اس کی کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری ضرور ہوتی ہے. اس میں ابھی تک مجھے نہیں نظر آئی. میں نے اور کانٹیکس میں، ٹیسٹ کرکٹ کے کانٹیکس میں نہیں دیکھا ان کو. دوسرا، یہ جو ٹیمپرمنٹ ہے، یہ جو آپ اصل بات کر رہے ہیں کہ پریشر میں ایک اتنی میچورٹی دکھانا. دیکھیں ان کا بھی اتنا لمبا کریئر نہیں ہے، لیکن پریشر میں یہ بالکل انفیزڈ رہتے ہیں اور ان کنٹرول رہتے ہیں. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. دھونی نے کہا کہ یہ بہت سمپل ہے، وہ ایسے بیٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی جہاں اسٹرینگتھ ہے وہاں بال آئے گی تو وہ شارٹ کھیلیں گے، اور اگر وہاں نہیں آئے گی تو وہ کوشش کریں گے وہ نان اسٹرائک کرنٹ پہ پہنچ جائیں، یعنی وہ اسٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں. یہ کہنا بھی بہت سمپل ہے لیکن یہ کرنا. دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ جب ایک بیٹسمین جو ہوتا ہے نا، اصل میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ. ٹیسٹ کرکٹ میں بیٹسمین مکمل طور پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جب اچھی ٹیسٹ ٹیم کے خلاف آتا ہے جس کے پاس تیز جینون فاسٹ بولرز ہوتے ہیں، جو آؤٹ کر رہے ہیں، جو باؤنسر کر رہے ہیں، جس میں آپ کو کئی دفعہ سروائیو کرنا پڑتا ہے، میچ بچانا پڑتا ہے، کئی دفعہ آپ کو کرائسس میں جانا پڑتا ہے. تو وہ جب پوری طرح آپ کھلاڑی کو دیکھتے ہیں تب ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو ابھی تک تو میں پھر سے کہتا ہوں، ابھی تک جو میں نے ان کو دیکھا ہے، میرے خیال میں میں نے بڑی دیر کے بعد اتنا کمپلیٹ بیٹسمین دیکھا ہے اور اس کلاس کا. کیا کل باؤنسر سے ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا؟ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ٹیم ہارتی بھی ہے تو جب وہ آخری گیند تک لڑ کے ہارتی ہے اس میں وہ سیکھتی بہت ہے. جب وہ بڑی کمپریہنسولی ہارتی ہے تو وہ ٹیم ڈیمورلائز ہو جاتی ہے اس سے اگلا میچ کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو لفٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو وکٹ ٹھیک نہیں ریڈ کی، ایک ایکسٹرا اسپنر ڈالنا چاہیے تھا کیونکہ ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا، کچھ خاص ہی نہیں تھا وکٹ کے اوپر، تو ایک اسپنر ڈالنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ گیند اسپن کرے گا. دوسرا، میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان آن دا ہول سارا وقت میچ ہار رہا تھا. صرف ایک وقت آیا تھا جب 3 وکٹیں گری تھیں، اور وہ ٹائم تھا جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے کہا کہ ہمیشہ آپ کا مخالف آپ کو کبھی نہ کبھی ایک اپرچونٹی دیتا ہے. اور جو ہم کلر انسٹنکٹ کہتے ہیں، کلر انسٹنکٹ وہ ہوتی ہے جب وہ غلطی کرتا ہے آپ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو، آپ پر جانے نہیں دیتے اس اس کو. کے لیے تو پاکستان جانا جاتا تھا. ہاں، تو میں اس پہ ڈس اپوائنٹ تھا کہ جب وہ موقع ملا تو انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. سر، وراٹ کوہلی کے علاوہ یوراج سنگھ پر میں دھیان آپ کا آکرشت کرنا چاہوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس آدھار پہ ان کی واپسی ہوئی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم پہ، تو وہ اپنے پرانے فارم میں واپس آ پائیں گے؟ یوراج کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور وہ پارٹنرشپ وراٹ کی یوراج کے ساتھ ہی ہوئی، اور یہ دھونی نے بھی کہا کہ وراٹ ان کے ساتھ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں جو سٹرائک روٹیٹ کرنے میں ان کے ساتھ مدد کریں، یعنی رن اچھی طرح لے پائیں، اور یوراج نے وہ بخوبی رول نبھایا کل. جی، میں ویسے ابھی جو میں نے ایک دفعہ یوراج کو پہلے کھیلتے دیکھا تھا، ابھی تک وہ ان کی فارم نہیں آئی، اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر ایک آپ کا بریک آ جائے بیچ میں تو وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس فارم پہ واپس آنے پہ. ان کو ایک بڑا سکور چاہیے، اگر وہ ایک بڑا سکور کر لیں تو وہ فارم میں آ سکتے ہیں واپس. لیکن کل انہوں نے اچھا کھیلا، انہوں نے بڑی اچھی وہ جو کرٹیکل پارٹنرشپ تھی، 3 وکٹیں گری ہوئی تھی، ایک وکٹ اس وقت گر جاتی تو وہ بہت پریشر پڑ جانا تھا ہندوستان پہ، کیونکہ وہ ناک آؤٹ ہونے والے تھے اس کمپٹیشن سے. اس لیے ان کا بڑا وائٹل رول تھا. یہ یوراج اور وراٹ نے پاکستان سے لگاتار اسی طرح کی اننگز کھیلی ایک کے بعد ایک میچ میں. یہ ان کی گریٹنس ہے یا پاکستان کی کمزوری ہے؟ ان کی دونوں چیزیں ان کی تو ہے. دونوں بہت اچھا ٹیمپرمنٹ ان کا اچھا ہے، ایک بڑی کول کام کلیکٹیولی
एक समझ से। लेकिन पाकिस्तान को पता है वो ऐसे खेलते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने जो खेला, जैसे उन्होंने वाइल्ड हिटिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान को जब पता था कि उन्होंने वाइल्ड हिटिंग नहीं की, देखिए बॉलिंग को प्रेशराइज करना पड़ता है बैटिंग को कि वो गलत शॉट खेलें, तो उन्होंने प्रेशराइज ही नहीं किया। वो एक रन करते 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 वो तो प्रेशर उतार गए। अगर मैं कैप्टन होता उस वक्त, मैंने चांस लेनी थी, मुझे पता था स्कोर तो थोड़ा सा है, तो अगर वो खड़े रह गए तो वो तो मैच जीत गए। तो मैंने फिर उनको फोर्स करना था रिस्क लेने पे, उनको प्रेशराइज करना था कि वो शॉट्स खेलें। अब लगातार जिस तरह की बॉलिंग हुई है इंडिया की, और पाकिस्तान के मैच से पहले भी ये सवाल कई बार उठे थे, पाकिस्तान टेम्परामेंट को लेकर तैयारी की बात हो रही थी, टेम्परामेंट को लेकर तैयार दिखा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी दिखी, लेकिन क्या बाकी जो तैयारी होती है, टेक्निक की तैयारी, वीडियो से तैयारी, उसमें पीछे रह जाता है पाकिस्तान, या ये अभी भी 90s के तरह खेल रहा है? नहीं, 90s की तो पाकिस्तान की बड़ी रेजिलियंट टीम थी। 90s की टीम तो आप अगर उनको देखें तो वो उन्होंने, नहीं, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं कि प्रिपरेशन जैसी 90s में होती थी वैसी अभी भी कर रहे हैं, या अब क्योंकि आजकल जो टीमें हैं वो ग्राउंड पे जाके पेपर पे, वीडियो पे जिस तरह से एनालिसिस कर रही हैं, उसकी कमी है पाकिस्तान में? देखिए मैं एक आपको चीज कहूंगा, एक जो प्रॉब्लम है, जो मैं इसको समझता नहीं पूरी तरह, मेरे ख्याल में एक कैप्टन को सारे फॉर्मेट्स पे कैप्टन करना चाहिए। मैं तो इस पे बिलीव ही नहीं करता कि एक टेस्ट मैच के लिए एक कैप्टन, 50 के लिए एक, 2020 के लिए एक, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती कि कैसे हो सकता है। क्योंकि एक कैप्टन जो टेस्ट को कैप्टन कर सकता है, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए हर फॉर्म में कैप्टन करने की, क्योंकि टेस्ट में कैप्टन करना सबसे मुश्किल है। क्योंकि एक टेस्ट मैच के अंदर एक मैच में मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स आते हैं, सिनारियोज आते हैं। तो जब आप मैच पूरा टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो आप हर किस्म के सिनारियो से निकल चुके होते हैं, तो इसलिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं हर किस्म के सिनारियो का मुकाबला करने के लिए। तो ये मेरे जाने के बाद ये चीज़ निकली है कि वनडे के लिए एक कैप्टन है, 2020 के लिए एक, टेस्ट मैच के लिए, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। इसका प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि टीम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। फिर से क्रिकेट का कैप्टन का कोई मुतबादिल नहीं है। कभी भी क्रिकेट के कैप्टन को ना कोच रिप्लेस कर सकता है, ना कोई बाहर बैठ के स्ट्रैटेजी रिप्लेस कर सकती है। क्रिकेट का कैप्टन जो है वो सबसे ज्यादा टेस्टिंग लीडरशिप का रोल प्ले करता है। किसी स्पोर्ट्स में लीडरशिप का रोल इतना नहीं जो क्रिकेट में है। और क्रिकेट का जो कैप्टन होता है वो टीम को ऊपर भी ले जा सकता है, उसको नीचे भी ला सकता है। फिर इस लॉजिक से हमारे तो टेस्ट कैप्टन विराट कोहली हैं और वनडे और T20 कैप्टन धोनी हैं, क्या विराट को इधर भी कैप्टन बना देना चाहिए? देखिए, आप इस वक्त हिंदुस्तान एक अनयूजुअली एक खुशकिस्मत पोजीशन में है, क्योंकि जो आपके जो ये दोनों प्लेयर्स हैं ये अनयूजुअल हैं। ये दोनों ही एक बहुत अच्छे कैप्टन हैं और एक बड़े अनयूजुअली एक बड़े मेंटली स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त टेम्परामेंट है। ये हर जगह आपको ऐसे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, तो आप खुशकिस्मत हैं यहाँ। मेरा अपना ये बिलीफ है कि मैं अगर पाकिस्तान की क्रिकेट पे, तो मैं कोशिश करूं कि एक ही कैप्टन तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन करे, क्योंकि वो फिर उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, वो अपने प्लेस को समझ आता है। मैं अगर कामयाब कैप्टन था तो मुझे एक एक खिलाड़ी के टेम्परामेंट का पता था, मुझे उसको पता था किस सिचुएशन में वो कैसा खेलता है, मुझे अपने बॉलर्स की समझ थी। तो इसलिए मैं फिर वेरी करता था, मौके के मुताबिक अपनी टीम को चेंज करता था, अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करता था, अपने बॉलर्स को कब मैंने चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना, ये क्योंकि मैं अपनी टीम जानता था। लेकिन आप अगर कैप्टन को चेंज करते रहेंगे, एक तो टीम के अंदर हर टीम एडजस्ट करती है कैप्टन के मुताबिक, वो स्टेबिलिटी नहीं आती, हर कैप्टन की डिफरेंट टेक्निक है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता ये जो फॉर्मेट है। धोनी की कप्तानी पर बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके, और लेकिन एक चीज जो बार बार दिखती है, जो प्लेयर स्टार होता है मैच का, धोनी उसके पीछे खड़े होते हैं, वो दौड़ के आगे जाके
क्रेडिट खुद पर नहीं लेते हैं जैसे कई कप्तान पहले देखे गए हैं. क्या ये एक ऐसी क्वालिटी है जो प्लेयर्स को और अच्छा करने पे मजबूर करती है या और अच्छा करने की प्रेरणा देती है? जो भी खिलाड़ी या जो भी लीडर अपने आप को ज़्यादा नुमायां करता है, तस्वीरों में ज़्यादा आता है, अपने आप को क्रेडिट ज़्यादा लेता है, वो एक्चुअली एक नॉन लीडर की निशानी होती है. क्योंकि जो लीडर होता है उसको ज़रूरत नहीं होती अपने आप को, उसकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को आगे करे, उनको मजबूत करे, उनको कॉन्फिडेंस दे. वो जब अपने आप को आगे लेके आता है और क्रेडिट ले लेता है, बल्कि अगर उसने जिताया भी हो तो किसी और को क्रेडिट दे, इससे उसकी टीम को बूस्ट मिलता है. टीम फिर उसे लॉयल्टी दिखाती है. टीम सेल्फलेस कैप्टन से ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है उसको, बनिस्बत उस कैप्टन के जो सारा वक्त अपनी पब्लिसिटी करे. धोनी ने जो कुछ फैसले लिए उन पर बहुत एनालिसिस हो रहा है. उन फैसलों पर नजर डालते हैं जो कुछ समझ से परे दिख रहे हैं. अश्विन से 4 ओवर नहीं करवाए, ये सब लोग सोच रहे थे हाफ टाइम तक कि ये तो 100 भी नहीं बनते, लेकिन धोनी के फैसलों का कुछ समझ में नहीं आया. नहीं, मेरे ख्याल में ये एक उनकी, आप क्या कहेंगे कि उन्होंने जो भी उनकी थिंकिंग थी, हो सकता है कि वो ज्यादा डिपेंड कर रहे हो कि शायद तेज बॉलर के लिए भी कुछ मूवमेंट हो, या वो वैरायटी देख रहे हो कि हो सकता है कि एंड में अगर अब बॉलर्स के पास विकेटें हाथ में थी पाकिस्तान की, तो अगर वो छक्के मारने पे जाएं तो स्पिनर को ज्यादा चांस है एंड में मारने की अगर एक बैट्समैन हिट मारे. तो मेरे ख्याल में वो थिंकिंग थी. लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तो आउट एंड आउट स्पिनिंग विकेट थी, और जिस तरह गेंद स्पिन कर रहा था, मैं तो इस पे चांस इसलिए लेता क्योंकि सबसे ज्यादा आसान रन रोकना है विकेट गिरा के. और अगर आप इतना गेंद स्पिन कर रहा हो और आप उसके ऊपर बैट्समैन हिट मारे तो आउट होने की ज्यादा चांस है. लेकिन हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि स्पिनर को बहुत ज्यादा हिट्स पड़ सकती हैं जब बैट्समैन पूरा मारने पे उतरा हो, तो इसलिए शायद उन्होंने स्पिनर्स का स्पेल पूरा नहीं करवाया. मैं समझता हूं कि ये थोड़ा गलत. अश्विन तो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, उनको पार्ट टाइमर तो नहीं समझा जा सकता ना. मैं आपसे एग्री करता हूं कि मैं समझता हूं कि वो स्पिनर्स को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते थे. और सुरेश रैना से पिछले मैच में 4 ओवर कराए थे, इस मैच में सिर्फ 1 ही ओवर करवाया. उन्होंने सिर्फ 4 ही रन दिए, लेकिन फिर उनको वापस नहीं लाया. युवराज से बॉलिंग ही नहीं करवाई. लेकिन ये भी वो सोच रहे थे कि वो कंट्रोल में है. यानी पाकिस्तान तो किसी स्टेज पे नहीं लग रहा था कि वो ब्रेक अवे कर रहा है. सिर्फ 1 ओवर में 2 छक्के लगे वो जो तेज बॉलर की बॉलिंग में. उसके अलावा तो कोई ऐसा मुश्किल ओवर था ही नहीं. यानी पाकिस्तान लग ऐसे रहा था कि धोनी टोटली इन कंट्रोल है. उस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान तो जीत नहीं रहा था किसी स्टेज. ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कैप्टन में कि वो किसी भी खिलाड़ी को कैसे इस्तेमाल करे, या स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट समझे और पार्ट टाइमर को पार्ट टाइमर. लेकिन ना यही क्रिकेट की कैप्टनसी है. इसलिए मैं कहता हूं कि कोच कभी कैप्टन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कैप्टन बॉल टू बॉल डिसीजन लेता है, प्लेयर टू प्लेयर डिसीजन लेता है. देखता है कि कौन सा बैट्समैन है, इसको मुझे एक चेस की गेम की तरह होती है कि मैं किस बॉलर को इसके खिलाफ इस्तेमाल करूं. कंडीशंस ये हैं, सिचुएशन ये है, स्कोरबोर्ड पे बैट्समैन की टेक्निक ये है, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं किसे इस्तेमाल करूं. इसलिए मैं कहता हूं कि कोच जो मर्जी बाहर से तैयारी करके भेजे, मैच शुरू होता तो कैप्टन ऑल एंड ऑल है. और कैप्टन धोनी के डिसीजंस कई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स दिखते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते. देखिए ना, कई दफा एक अनयूजुअल डिसीजन एक कामयाब भी हो जाता है, और कई दफा आप बड़ी प्लान करके डिसीजन करते हैं और वो फेल भी हो जाता है. मैं आपको एक मिसाल देता हूं. हमारा डिसाइडिंग मैच था हिंदुस्तान से 1987 में. 4 टेस्ट ड्रॉ हो गए थे, डिसाइडिंग टेस्ट में था बेंगलोर में. मैंने जब पिच देखी तो ये तो मुझे पता था स्पिन करेगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि तेज बॉलर को भी मदद करेगी. जब तो हमने 3 तेज बॉलर खिलाए, 2 स्पिनर खिलाए. तो जब मैच शुरू हुआ तो तेज बॉलर को तो उसने बिल्कुल ही नहीं हेल्प की, और टोटल स्पिनर्स विकेट थी. तो जो एक तेज बॉलर मैंने खिलाया, सलीम जाफर, एक गेंद नहीं की उन्होंने सारे मैच में, लेकिन उन्होंने जिंदगी का सबसे बेहतर इनिंग खेल के को 18 रन कर दिया, और वही था हार और जीत में फर्क एंड में. तो उसकी बैटिंग में उसने मैच जिता दिया, बॉलिंग में एक बॉलिंग नहीं की. तो वो टेक्निकली तो गलत डिसीजन थी.
کیونکہ ایکچولی ایک اسپنر ڈالنا چاہیے تھا. تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے, کئی دفعہ ایک وکٹ کو کوئی بھی اتنی اچھی طرح ریڈ نہیں کرتا, اور سچویشن کو بھی کئی دفعہ دو کیپٹن ڈائلاما میں ہوتا ہے کہ میں یہ اسپنر بھی آؤٹ کر سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اسپنر کو مار پڑ جائے, میں تیز بولر لے آؤں گی, اسکور تو بہت تھوڑا تھا. تو دھونی کے ذہن میں ہوگا کہ اسپنر کو 4 چھکے لگ گئے, سلو بال کرتا ہے, چھکا لگ سکتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیز بولر کا زیادہ چانس ہے کہ کم رن پڑیں گے. ایکچولی دونوں طرف جا سکتے تھے, لیکن ایونچولی آپ کو دھونی کو کریڈٹ دینا پڑے گا, وہ جیت گئے میچ آرام سے. یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو اقبال قاسم اور توصیف احمد کی وہ بولنگ جن کو یاد ہو, لیکن دھونی پر اگر آپ کا کوئی سوال ہو. سر میرا پرشن یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے دھونی ہم کپتانی کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ دھونی کو ہی ون ڈے اور T20 کپتان کنٹینیو کرنا چاہیے 2019 کے ورلڈ کپ تک, یا پھر وراٹ کوہلی کو موقع دینا چاہیے؟ دیکھیں, دھونی اس وقت اپنی کیپٹنسی کی پیک پہ ہیں اور ہندوستان کو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور وراٹ کوہلی ایک بہت زبردست ان کے لیے ڈپٹی بن چکے ہیں, اور وہ سیکھیں گے, کیونکہ کیپٹنسی تو کوئی بھی کیپٹن دنیا میں نہیں آتا جو پہلے دن سب کچھ سیکھ جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ سیکھتا جاتا ہے. میں 10 سال کیپٹن تھا, میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں جو میں آخری میچ کیا تھا, میں نے سب سے بہترین کیپٹنسی کی تھی 10 سال میں, کیونکہ میں سیکھتا گیا تھا. ایک آپ کا ایکسپیرئنس ہر میچ میں بڑھتا ہے, ڈفرینٹ سچویشنز میں آپ سیکھتے ہیں, تو وہ ساری جو آپ کی نالج ایکیومولیٹ ہوتی ہے وہ ٹائم سے بڑھتی جاتی ہے. تو اگر دھونی کا جتنا بھی ایکیومولیٹڈ ایکسپیرئنس ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وراٹ کوہلی, اور اگر وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو موقع دیتے رہیں, ان کے ساتھ چلتے رہیں. گروم کرنے کا طریقہ بہتر کیا ہوگا کہ وراٹ کوہلی دھونی کے انڈر کھیلتے رہیں اور دھونی کیپٹن رہیں, یا دھونی کیپٹنسی سے ہٹ جائیں اور وراٹ کیپٹن بن جائیں اور پھر ان کو گروم کرتے رہیں ٹیم میں رہتے ہوئے؟ دونوں ہو سکتا ہے, لیکن اگر دیکھیں ابھی تو جب آپ ہندوستان ٹیسٹ ہوگا, ابھی تو آپ ٹیسٹ نہیں, یہ انڈین وکٹس کے اندر ہندوستانی پچز کے اوپر تو ہندوستان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے. ہندوستان کو تو پرابلم آتا ہے جب وہ آسٹریلیا جاتے ہیں یا وہ جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ یا انگلینڈ جاتے ہیں, پرابلم تو ادھر آتا ہے. تو آپ کا جب کیپٹن کا ٹیسٹ ہی آتا ہے جب آپ مشکل میچز کھیلتے ہیں, تو اصل میں تو آپ کو وہاں پرابلم آئے گا, ادھر آپ کو آپ کے بیسٹ کیپٹن کی ضرورت ہوگی, اور وہ اس وقت دھونی ہے. لیڈر جو سکسیسفل لیڈر ہے اس کو کیا کسی اور کیپٹن کے انڈر کھیلنا چاہیے؟ اگر وہ چاہتا ہے. یعنی مجھے ایک دفعہ پاکستان ٹیم میں, بلکہ 2 دفعہ مجھے انہوں نے وہ ٹیم نہیں دی جو میں چاہتا تھا, میں نے ریزائن کر دیا. میں نے کہا کسی اور کو کیپٹن بنا دو, اور میں تیار تھا کیپٹن کے نیچے کھیلنے کے لیے. تو مجھے کوئی اتنا, دیکھیں ایک کیپٹن کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اگر وہ کیپٹنسی چھوڑنے سے ڈرے نہ. جو کیپٹن کیپٹنسی کے پیچھے مرتا ہے وہ کبھی اچھا کیپٹن نہیں ہوتا. آپ کو کیپٹنسی صرف مینس ٹو این اینڈ ہونا چاہیے کہ میں کیپٹن بن کے یہ کروں گا. اگر میں کیپٹن بن کے یہ نہیں کر سکتا اور ٹیم کو نہیں جتا سکتا, تو میرے میں وہ ہونا چاہیے کہ میں کسی اور کو کیپٹن بننے دیں. اس لیے یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کیپٹن کی کہ اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. Hello Imran sir. Sir, I want to ask a question. Sir, پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایسا کیا کرنا چاہیے انڈین کرکٹ ٹیم کو ہرانے کے لیے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں سر لاسٹ 10 مقابلوں سے پاکستان ٹیم ہرا نہیں رہی, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رہا ہوگا؟ پاکستان ٹیم کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک کرنی چاہیے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نہ تو انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے وہاں کتنے پچھلے 8-9 سال سے, نہ باہر سے ٹیمیں آتی ہیں, اور دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ہے جو تیار کرتی ہے کرکٹرز کو, جس طرح آسٹریلیا کی شیلڈ کرکٹ ہے, جس طرح میں نے ابھی پہلے آپ کو کہا کہ وہ اتنی ہائی سٹینڈرڈ کی ہے کہ وہ اگر آسٹریلیا انٹرنیشنل کرکٹ نہ بھی کھیلے, ان کی شیلڈ کرکٹ کی اتنی ہائی سٹینڈرڈ ہے کہ آسٹریلیا پھر بھی آگے ٹاپ ٹیم بن جائے گی دنیا کی, جو ساؤتھ افریقہ 20 سال سے نہیں کھیلی. ابھی پاکستان سپر لیگ سے ہیلپ ملے گی, PSL سے؟ سپر لیگ میں کبھی کھلاڑی بنتا نہیں ہے. کھلاڑی بنتا ہے فرسٹ کلاس کرکٹ سے. یہ 20 اوور میں تو کھلاڑی نہیں بن سکتا, وہ تو بنا ایک کھلاڑی 20 اوور میں آتا ہے.
जो खिलाड़ी की ग्रूमिंग होती है, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होती है। लेकिन हमारे प्लेयर्स तो ये आईपीएल की देन है ज्यादातर। लेकिन आपके जो आईपीएल के क्रिकेटर्स हैं, अगर आप इनको टेस्ट क्रिकेट में डालेंगे, आप इनको इंग्लैंड भेजेंगे, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में जिधर मुख्तलिफ विकेट्स होंगी, आप देखेंगे कि इनमें से बड़े कम कामयाब होंगे। आईपीएल में कामयाब हो जाएंगे, टेस्ट क्रिकेट में नहीं कामयाब होंगे। तो अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में कामयाब करना है, और असल में आपकी टीम बनेगी जब आपकी टेस्ट क्रिकेट की टीम अच्छी हो, वो तब बनेगी जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी हो, क्योंकि उसमें आपकी टेक्निक डेवलप होती है। और अगर आपने बहुत ज्यादा आईपीएल खेल ली और अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को अंडर वैल्यू कर दिया, आखिर में हिंदुस्तान कंपीट नहीं कर सकेगा इंटरनेशनली टेस्ट क्रिकेट में। कैप्टनसी की, अफरीदी की कैप्टनसी की आपने बात की, वहां पाकिस्तान में बड़ा शोर मच रहा है, अब क्या उनको हटा देना चाहिए कैप्टनसी से? देखिए, फैसला तो कैप्टन करेगा। एक वक्त पे मैं सोचा था, उन्होंने कहा था कि वो रिटायर हो रहे हैं, अब मुझे नहीं पता उनका क्या स्टेटस है। 2-3 वक्त हम सुन चुके जी, और आसान नहीं होता रिटायर होना। सारी जिंदगी आप एक खेल खेलते रहे और एकदम आप मिड 30s में और आप सडनली फैसला करें कि वो अब मैंने जिंदगी कुछ और गुजारनी है, ये बहुत मुश्किल फैसला किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को तो फैसला लेना होगा। जी, पाकिस्तान क्रिकेट फैसला करेगी इसके ऊपर। अब मैं नहीं जानता कि कौन इनको रिप्लेस करेगा या वो जाएंगे भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, और प्रॉब्लम कैप्टनसी का आएगा, क्योंकि अभी भी मिसबाह उल हक वो 41 के हो चुके हैं। असल में टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी भी, तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। शायद अफरीदी टीम में बने रहें लेकिन कैप्टन न रहें, जो जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है। मैं कह नहीं सकता। ये लोग ये भी कहते हैं पाकिस्तान, क्योंकि जो मैं बाकी खिलाड़ियों से सुनता हूं, वो समझते हैं कि अगर शायद अफरीदी कैप्टन ना हो, इनकी परफॉर्मेंसेस ज्यादा बेहतर हों। ये भी हमारे कई खिलाड़ी कहते हैं। मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं क्रिकेट कि मैं एक डिफिनेटिव स्टेटमेंट दूं इसके ऊपर। और वकार की कोचिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कोच के ऊपर कभी इतना वो इयन चैपल तो मुझे ये कहता था कि क्रिकेट में तो कोच वो होता है जो होटल से टीम को ग्राउंड पे लेके जाता है कोच। उसने कहा और कोच की कोई अहमियत नहीं होती। मैं कोच को कहता हूं कि कोच की अहमियत होती है स्ट्रैटेजी में। अब टीम को मोटिवेट करता है, वो तैयारी करता है, उनकी इंडिविजुअल प्लेयर्स की वीडियोस में गलतियां पॉइंट आउट करता है। लेकिन कभी कोच को ओवर एस्टिमेट ना करें। कभी आपको कोच मैच नहीं जिताएगा। कोच की कभी वो अहमियत नहीं है जो क्रिकेट कैप्टन की है। अब भारत का जो रास्ता बन रहा है सेमीफाइनल की तरफ, वो कैसा है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया ने विश्व कप में जोरदार वापसी की है, लेकिन अभी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे। अगली चुनौती बांग्लादेश को हराने की होगी। 23 मार्च को बेंगलोर में मुकाबला होना है। बांग्लादेश को हाल ही में टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में हराया है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश से बच के रहना होगा। एशिया कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया था। बांग्लादेश की टीम उलटफेर में माहिर है। बांग्लादेश को हराने के बाद 27 मार्च को भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से मोहाली में होगी। बांग्लादेश के साथ एक दिक्कत यह है कि उनके 2 बॉलर उनके एक्शन की वजह से बाहर हो गए हैं, अराफात सनी और तस्कीन अहमद, तो 2 रिप्लेसमेंट्स आएंगे। ये बांग्लादेश को प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन मैच बैंगलोर में है, वहां भी टर्न कर सकती है गेंद। देखें, हिंदुस्तान तो क्लियर फेवरेट्स होगा बांग्लादेश के खिलाफ। जितनी अच्छी क्रिकेट विकेट होगी, जितनी उस प्रेडिक्टेबल विकेट होगी, जिसमें जिस तरह का जो कल स्पिन कर रहा था गेंद, अगर ना किया और अच्छी विकेट हुई तो उतना हिंदुस्तान को एडवांटेज होगी। जितनी अनप्रेडिक्टेबल विकेट होगी तो उतना ही वो मैच और लेवल हो जाएगा। तो हिंदुस्तान को एडवांटेज तो है, लेकिन मैं ये कहूँगा, अब मुझे नहीं पता कि ये जो इनके 2 बॉलर्स आपने कहा कि जो नहीं खेल रहे, जब भी टीम में आप चेंजेस करते हैं, जितनी टीम सेट खेलती है उतनी वो टीम मजबूत होती जाती है, कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं। जब आप टीम में चेंजेस लेके आते रहते हैं, वो नया बैट्समैन को एक टीम के अंदर एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो नया आया होता है, उस अपनी जगह के लिए लड़ रहा होता है, वो उस तरह रिलैक्स नहीं होता
जिस तरह के एक टीम के अंदर जब सेट बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं तो वो उनको डिसएडवांटेज होगी उनकी। लेकिन मैं ये ज़रूर, जो मैंने उनको एशिया कप में देखा था, ये बांग्लादेश अपनी गेम की पीक पे हैं, जो भी उनकी तारीख है उस पर सबसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जैसा आपने जिक्र किया, अब ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो इंडिया का मोहाली में, मोहाली में ऑस्ट्रेलिया इंडिया पर भारी पड़ सकता है। अगर कोई भी जगह अगर मैं होता, इंडिया की प्लानिंग करता, तो मैं एक जगह ना खिलाता, वो मोहाली था, क्योंकि मोहाली के अंदर कंडीशंस हेल्प करेंगी सीम बॉलर्स को, और वो तेज बॉलिंग की डिपार्टमेंट में वो ज्यादा बेहतर है, यानी वो उनकी बॉलिंग भी अच्छी होगी और वो तेज बॉलिंग को खेलते भी अच्छा है। तो हिंदुस्तान के लिए तो आइडियल ये था कि वो कोलकाता जैसी विकेट पे खेलते, जैसे कल पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, वहां हिंदुस्तान को एडवांटेज होगी, वो कमजोर हैं स्पिन के अगेंस्ट। लेकिन अगर सीमिंग विकेट्स हुई या सीधी विकेट हुई या तेज बॉलर को हेल्प किया तो ऑस्ट्रेलिया मुश्किल होगा हराना। खैर, इस वक्त जो माहौल है उसमें तो हिंदुस्तान में खुशी इसी बात पर होगी कि आप फिर से आए, इंडिया पाकिस्तान फाइनल के लिए आए और फिर हम मिलें विश्व विजेता में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हिंदुस्तान आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। द ग्रेट इमरान खान। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।